दोस्तों, मनीषा रिव्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मनीषा और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं फिल्म सिटी से सीधे उस हाई वोल्टेज ड्रामे का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूं, जिसने झनक के सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें थाम दी थीं। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछले भाग में छोड़ा था। जेल का वो लोहे का भारी गेट जहां 3 जिंदगियां, 3 टूटे हुए दिल और एक पुराना खौफनाक सच आपस में टकराने के लिए तैयार खड़े थे। माहौल में इतनी गर्मी थी कि लग रहा था जैसे अभी कोई ज्वालामुखी फटने वाला है। जेल के बाहर का मंजर किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। एक तरफ एसपी ऋषि खड़ा था, जिसकी खाकी वर्दी पर आज उसके ही परिवार के अतीत के दाग लगे थे। दूसरी तरफ अदिति थी, जो गुस्से और जलन में जल रही थी। और तीसरी तरफ थी झनक, शांत, स्थिर, लेकिन जिसकी आंखों में वो आग थी जो सब कुछ जलाकर खाक कर सकती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अदिति ने झनक का रास्ता रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। अदिति चीख रही थी, इस औरत को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए ऋषि, ये एक मुजरिम की बेटी है और मेरी सौतन, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। अदिति की आवाज में वो घमंड था जो उसे अपनी माँ अर्शी से मिला था। उसे लग रहा था कि एसपी की पत्नी होने के नाते वो कानून को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। लेकिन तभी ऋषि ने जो किया, उसने शो की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। ऋषि ने एक सख्त पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपना हाथ उठाया और अदिति को खामोश रहने का इशारा किया। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी हैरान थे, क्योंकि आज तक ऋषि ने कभी अदिति की बात नहीं काटी थी। ऋषि ने भारी आवाज में कहा, अदिति, इस वक्त मैं तुम्हारा पति नहीं, इस शहर का एसपी हूँ और कानून के मुताबिक एक कैदी से मिलने का हक उसके खून के रिश्तेदारों को है। झनक अनिरुद्ध बोस की बेटी है और उसे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। ऋषि का ये फैसला अदिति के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं था। झनक ने ऋषि की तरफ देखा, उसकी नज़रों में शुक्रिया नहीं बल्कि एक सवाल था कि क्या आज 10 साल बाद ऋषि को सच और झूठ का फर्क दिखने लगा है। झनक बिना कुछ बोले सर उठाकर जेल के अंदर चली गई और अदिति बाहर खड़ी अपनी मुट्ठी भींचती रह गई। अब मैं आपको ले चलती हूँ जेल की उस अंधेरी कोठरी की तरफ जहां अनिरुद्ध और झनक का मिलन होने वाला था। दोस्तों, ये सीन इतना इमोशनल था कि सेट पर मौजूद मेकअप आर्टिस्ट और लाइटमैन तक के आंसू निकल आए। 10 साल, पूरे 10 साल बाद एक बाप अपनी उस बेटी को देख रहा था जिसे उसने समाज से, दुनिया से और अपनी ही दूसरी पत्नी अर्शी के जहर से बचाने की कोशिश की थी। अनिरुद्ध, जो अब बीमारी से लाचार था, झनक को देखते ही जैसे उसमें जान आ गई। झनक ने जब अपने पिता को सलाखों के पीछे उस हाल में देखा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। वो दौड़कर सलाखों के पास गई और अनिरुद्ध के हाथ अपने हाथों में ले लिए। कोई डायलॉग नहीं, बस खामोशी और सिसकियां। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से झनक के सिर पर हाथ फेरा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अनिरुद्ध जानता था कि उसके पास वक्त कम है। उसने इशारे से ऋषि को भी पास बुलाया। ऋषि, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, धीरे धीरे पास आया। अनिरुद्ध ने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बहुत ही धीमी आवाज में, लगभग फुसफुसाते हुए, कुछ ऐसा कहा जिसने ऋषि के पैरों तले जमीन खिसका दी। अनिरुद्ध ने कहा, ऋषि, वो फाइल, वो सबूत जो 10 साल पहले गायब हो गया था, वो नष्ट नहीं हुआ है। वो आज भी बोस हाउस में मौजूद है, अर्शी के पुराने लॉकर में, उस दीवार के पीछे जहां मेरी और अर्शी की तस्वीर लगी है। ये सुनते ही ऋषि की आंखों में एक चमक आ गई। अनिरुद्ध ने आगे कहा, मेरी खामोशी मेरी मजबूरी थी बेटा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अदिति को बचा लेना, वो अपनी माँ की कठपुतली बन गई है। अनिरुद्ध की सांसें उखड़ने लगी और डॉक्टर ने आकर सबको बाहर जाने को कहा। लेकिन बाहर आते ही ऋषि का सामना एक नए तूफान से हुआ। अदिति ने तुरंत अपनी माँ अर्शी को फोन लगा दिया था। उधर बोस हाउस में बैठी अर्शी, जो इतने सालों से जीत का जश्न मना रही थी, ऋषि के तेवर और झनक की वापसी की खबर सुनकर घबरा गई। अर्शी जानती थी कि अगर अनिरुद्ध ने मुंह खोल दिया तो न सिर्फ उसका रुतबा जाएगा, बल्कि वो खुद जेल की सलाखों के पीछे होगी। अर्शी ने तुरंत एक नई चाल चलने की सोची। उसने अदिति को फोन पर निर्देश दिया कि वो ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल करे, उसे याद दिलाए कि उन दोनों की एक बेटी भी है जो अभी बोर्डिंग स्कूल में है और उसके भविष्य के लिए इस पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ना ठीक नहीं है। लेकिन ऋषि अब बदल चुका था। अनिरुद्ध के वो शब्द, दीवार के पीछे वाला लॉकर, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। ऋषि जब जेल से बाहर निकला तो वो सीधा अपनी पुलिस जीप में बैठा। अदिति ने उसके साथ जाने की जिद की, लेकिन ऋषि ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे कुछ काम है, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ। अदिति समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। ऋषि का ये रूखापन खतरे की घंटी थी।
ऋषि सीधा पुलिस हेडक्वार्टर गया और उसने 10 साल पुराने उस केस की फाइल निकलवाई जिसे केस क्लोज्ड का ठप्पा लगाकर बंद कर दिया गया था। रात के सन्नाटे में अपने केबिन में बैठा ऋषि उन पन्नों को पलट रहा था जिन पर अनिरुद्ध की बर्बादी की कहानी लिखी थी। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता गया उसे अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। उसने देखा कि जिस वक्त जुर्म हुआ था उस वक्त अनिरुद्ध की लोकेशन का कोई पुख्ता सबूत फाइल में था ही नहीं, सिर्फ गवाहों के बयान थे। और वो गवाह कौन थे? वो सब अर्शी के करीबी लोग थे। ऋषि को याद आया कि उस वक्त वो अदिति के प्यार में और झनक से मिले तथाकथित धोखे के गुस्से में इतना अंधा था कि उसने क्रॉस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की थी। उसने मान लिया था कि अनिरुद्ध ही मुजरिम है, क्योंकि अर्शी ने रो रोकर यही कहानी सुनाई थी। आज ऋषि को अपनी वर्दी पर शर्म आ रही थी। एक एसपी होने के बावजूद वो अपने ही घर में हो रही साजिश को नहीं देख पाया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि को पता चलता है कि अनिरुद्ध की बीमारी कोई कुदरती नहीं है। उसे जेल की रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 6 महीनों से अनिरुद्ध की दवाइयां बदली जा रही हैं और इन दवाइयों को स्पॉन्सर करने वाला कोई एनजीओ था जिसका लिंक इनडायरेक्टली अर्शी बोस से जुड़ता है। यानी अर्शी अनिरुद्ध को जेल से बाहर आने ही नहीं देना चाहती थी, वो उसे वहीं धीमे जहर से मारना चाहती थी। ये खुलासा ऋषि के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उसका ससुर, उसका मेंटोर, एक सोची समझी साजिश का शिकार हो रहा था। अगली सुबह ऋषि एक बड़े फैसले के साथ बोस हाउस पहुंचता है। ये वो घर है जहां अब ऋषि और अदिति साथ रहते हैं और अर्शी भी वहीं रहती है। घर में एक अजीब सा तनाव है। ऋषि की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ अंगारे थे। वो सीधा अर्शी के कमरे की तरफ बढ़ता है। अदिति उसे रोकने की कोशिश करती है। ऋषि, आप मॉम के कमरे में बिना बताए ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन ऋषि आज किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने अदिति का हाथ झटक दिया और सीधा अर्शी के सामने जा खड़ा हुआ। अर्शी जो चाय की चुस्कियां ले रही थी, ऋषि के तेवर देखकर सकपका गई। क्या हुआ दामाद जी, सुबह सुबह इतना गुस्सा? अर्शी ने अपनी वही पुरानी मिठास घोलने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधा वार किया। अनिरुद्ध बाबा ने मुझे सब बता दिया है मॉम, उस लॉकर के बारे में भी और उस फाइल के बारे में भी जो आप 10 साल से छुपा रही हैं। अर्शी के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया। छन्न की आवाज ने पूरे कमरे में गूंज पैदा कर दी। अदिति जो दरवाजे पर खड़ी थी, ये सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि किस फाइल की बात कर रहा है। अर्शी ने हकलाते हुए कहा, कैसी फाइल? अनिरुद्ध का दिमाग खराब हो गया है जेल में, वो कुछ भी बकता है। ऋषि ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मुझे वो दीवार चेक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, है ना? ऋषि तेजी से उस बड़ी तस्वीर की तरफ बढ़ा जो अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की थी। अर्शी चिल्लाई, नहीं ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्शी का ये डर ऋषि के शक को यकीन में बदल गया। ऋषि ने तस्वीर को दीवार से हटाया। वहां सचमुच एक पुराना सेफ यानी तिजोरी था जो दीवार में चुनवाया गया था। अर्शी अब गिड़गिड़ाने लगी। अदिति भी कंफ्यूज थी। ऋषि ने अर्शी से चाबी मांगी। अर्शी ने मना कर दिया। ऋषि ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसके बट से सेफ के लॉक पर वार किया। वो एक पुराना लॉक था, 2-3 वार में ही टूट गया। जैसे ही सेफ का दरवाजा खुला, अंदर से एक लाल रंग की डायरी और एक पेन ड्राइव मिली। ऋषि ने वो डायरी खोली। वो अनिरुद्ध की डायरी थी। उसमें लिखी हर बात चीख चीख कर अर्शी के गुनाह और अनिरुद्ध की लाचारी बयान कर रही थी। उसमें लिखा था कि कैसे 10 साल पहले अर्शी ने बिजनेस के लालच में अपने ही पार्टनर का कत्ल करवाया था और इल्जाम अनिरुद्ध पर डालने के लिए नकली सबूत तैयार किए थे। अनिरुद्ध ने ये इल्जाम इसलिए लिया था क्योंकि अर्शी ने धमकी दी थी कि अगर वो जेल नहीं गया तो वो झनक को जान से मार देगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अदिति ने डायरी ऋषि के हाथ से छीनकर पढ़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस माँ को वो देवी मानती थी, वो असल में एक कातिल थी, और जिस पिता को वो नफरत करती थी, उसने अपनी सौतेली बहन झनक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अदिति का पूरा वजूद हिल गया। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही ऋषि ने कहा कि अर्शी बोस, यू आर अंडर अरेस्ट, अर्शी ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपनी ही बेटी अदिति की कनपटी पर बंदूक रख दी। जी हाँ दोस्तों, अर्शी ने अपनी लाडली बेटी को ही ढाल बना लिया। पीछे हट जाओ ऋषि, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। अर्शी की आंखों में पागलपन था। ऋषि हैरान था। अदिति तो जैसे बुत बन गई थी। अपनी ही माँ के हाथों में अपनी मौत का सामान देखकर अदिति का दिल टूट गया। इसी अफरा तफरी के बीच घर के मुख्य दरवाजे पर एक आहट हुई। सबने पलट कर देखा। वहां झनक खड़ी थी, और वो अकेली नहीं थी। उसके साथ मीडिया के कैमरों का हुजूम था। झनक ने कहा, खेल खत्म अर्शी बोस, अब पूरी दुनिया देखेगी असली चेहरा। जेल के बाहर का मंजर किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था।
एक तरफ एसपी ऋषि खड़ा था, जिसकी खाकी वर्दी पर आज उसके ही परिवार के अतीत के दाग लगे थे। दूसरी तरफ अदिति थी, जो गुस्से और जलन में जल रही थी। और तीसरी तरफ थी झनक, शांत, स्थिर, लेकिन जिसकी आंखों में वो आग थी जो सब कुछ जलाकर खाक कर सकती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अदिति ने झनक का रास्ता रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। अदिति चीख रही थी, इस औरत को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए ऋषि, ये एक मुजरिम की बेटी है और मेरी सौतन, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। अदिति की आवाज़ में वो घमंड था जो उसे अपनी माँ अर्शी से मिला था। उसे लग रहा था कि एसपी की पत्नी होने के नाते वो कानून को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। लेकिन तभी ऋषि ने जो किया, उसने शो की कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। ऋषि ने एक सख्त पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपना हाथ उठाया और अदिति को खामोश रहने का इशारा किया। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी हैरान थे, क्योंकि आज तक ऋषि ने कभी अदिति की बात नहीं काटी थी। ऋषि ने भारी आवाज में कहा, अदिति, इस वक्त मैं तुम्हारा पति नहीं, इस शहर का एसपी हूँ और कानून के मुताबिक एक कैदी से मिलने का हक उसके खून के रिश्तेदारों को है। झनक अनिरुद्ध बोस की बेटी है और उसे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। ऋषि का ये फैसला अदिति के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं था। झनक ने ऋषि की तरफ देखा, उसकी नज़रों में शुक्रिया नहीं बल्कि एक सवाल था कि क्या आज 10 साल बाद ऋषि को सच और झूठ का फर्क दिखने लगा है। झनक बिना कुछ बोले सर उठाकर जेल के अंदर चली गई और अदिति बाहर खड़ी अपनी मुट्ठी भींचती रह गई। अब मैं आपको ले चलती हूँ जेल की उस अंधेरे कोठरी की तरफ जहाँ अनिरुद्ध और झनक का मिलन होने वाला था। दोस्तों, ये सीन इतना इमोशनल था कि सेट पर मौजूद मेकअप आर्टिस्ट और लाइटमैन तक के आंसू निकल आए। 10 साल, पूरे 10 साल बाद एक बाप अपनी उस बेटी को देख रहा था जिसे उसने समाज से, दुनिया से और अपनी ही दूसरी पत्नी अर्शी के जहर से बचाने की कोशिश की थी। अनिरुद्ध, जो अब बीमारी से लाचार था, झनक को देखते ही जैसे उसमें जान आ गई। झनक ने जब अपने पिता को सलाखों के पीछे उस हाल में देखा तो उसका सब्र का बांध टूट गया। वो दौड़कर सलाखों के पास गई और अनिरुद्ध के हाथ अपने हाथों में ले लिए। कोई डायलॉग नहीं, बस खामोशी और सिसकियां। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से झनक के सिर पर हाथ फेरा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अनिरुद्ध जानता था कि उसके पास वक्त कम है। उसने इशारे से ऋषि को भी पास बुलाया। ऋषि, जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, धीरे धीरे पास आया। अनिरुद्ध ने ऋषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बहुत ही धीमी आवाज में, लगभग फुसफुसाते हुए कुछ ऐसा कहा जिसने ऋषि के पैरों तले जमीन खिसका दी। अनिरुद्ध ने कहा, ऋषि, वो फाइल, वो सबूत जो 10 साल पहले गायब हो गया था, वो नष्ट नहीं हुआ है। वो आज भी बोस हाउस में मौजूद है, अर्शी के पुराने लॉकर में, उस दीवार के पीछे जहां मेरी और अर्शी की तस्वीर लगी है। ये सुनते ही ऋषि की आंखों में एक चमक आ गई। अनिरुद्ध ने आगे कहा, मेरी खामोशी मेरी मजबूरी थी बेटा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अदिति को बचा लेना, वो अपनी माँ की कठपुतली बन गई है। अनिरुद्ध की सांसें उखड़ने लगी और डॉक्टर ने आकर सबको बाहर जाने को कहा। लेकिन बाहर आते ही ऋषि का सामना एक नए तूफान से हुआ। अदिति ने तुरंत अपनी माँ अर्शी को फ़ोन लगा दिया था। उधर बोस हाउस में बैठी अर्शी, जो इतने सालों से जीत का जश्न मना रही थी, ऋषि के तेवर और झनक की वापसी की खबर सुनकर घबरा गई। अर्शी जानती थी कि अगर अनिरुद्ध ने मुंह खोल दिया तो न सिर्फ उसका रुतबा जाएगा, बल्कि वो खुद जेल की सलाखों के पीछे होगी। अर्शी ने तुरंत एक नई चाल चलने की सोची। उसने अदिति को फ़ोन पर निर्देश दिया कि वो ऋषि को इमोशनली ब्लैकमेल करे, उसे याद दिलाए कि उन दोनों की एक बेटी भी है जो अभी बोर्डिंग स्कूल में है और उसके भविष्य के लिए इस पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ना ठीक नहीं है। लेकिन ऋषि अब बदल चुका था। अनिरुद्ध के वो शब्द, दीवार के पीछे वाला लॉकर, उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। ऋषि जब जेल से बाहर निकला तो वो सीधा अपनी पुलिस जीप में बैठा। अदिति ने उसके साथ जाने की जिद की, लेकिन ऋषि ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे कुछ काम है, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ। अदिति समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। ऋषि का ये रूखापन खतरे की घंटी था। ऋषि सीधा पुलिस हेडक्वार्टर गया और उसने 10 साल पुराने उस केस की फाइल निकलवाई जिसे केस क्लोज्ड का ठप्पा लगाकर बंद कर दिया गया था। रात के सन्नाटे में अपने केबिन में बैठा ऋषि उन पन्नों को पलट रहा था जिन पर अनिरुद्ध की बर्बादी की कहानी लिखी थी। जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता गया, उसे अपनी ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा। उसने देखा कि जिस वक्त जुर्म हुआ था, उस वक्त अनिरुद्ध की लोकेशन का कोई पुख्ता सबूत फाइल में था ही नहीं, सिर्फ गवाहों के बयान थे। और वो गवाह कौन थे? वो सब अर्शी के करीबी लोग थे।
ऋषि को याद आया कि उस वक्त वो अदिति के प्यार में और झनक से मिले तथाकथित धोखे के गुस्से में इतना अंधा था कि उसने क्रॉस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की थी। उसने मान लिया था कि अनिरुद्ध ही मुजरिम है, क्योंकि अर्शी ने रो रो कर यही कहानी सुनाई थी। आज ऋषि को अपनी वर्दी पर शर्म आ रही थी। एक एसपी होने के बावजूद वो अपने ही घर में हो रही साजिश को नहीं देख पाया। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि को पता चलता है कि अनिरुद्ध की बीमारी कोई कुदरती नहीं है। उसे जेल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 6 महीनों से अनिरुद्ध की दवाइयां बदली जा रही थी और इन दवाइयों को स्पॉन्सर करने वाला कोई एनजीओ था जिसका लिंक इनडायरेक्टली अर्शी बोस से जुड़ता है। यानी अर्शी अनिरुद्ध को जेल से बाहर आने ही नहीं देना चाहती थी, वो उसे वहीं धीमे जहर से मारना चाहती थी। ये खुलासा ऋषि के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उसका ससुर, उसका मेंटोर एक सोची समझी साजिश का शिकार हो रहा था। अगली सुबह ऋषि एक बड़े फैसले के साथ बोस हाउस पहुंचता है। ये वो घर है जहां अब ऋषि और अदिति साथ रहते हैं और अर्शी भी वहीं रहती है। घर में एक अजीब सा तनाव है। ऋषि की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ अंगारे थे। वो सीधा अर्शी के कमरे की तरफ बढ़ा। अदिति उसे रोकने की कोशिश करती है। ऋषि, आप मॉम के कमरे में बिना बताए ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन ऋषि आज किसी की सुनने के मूड में नहीं था। उसने अदिति का हाथ झटक दिया और सीधा अर्शी के सामने जा खड़ा हुआ। अर्शी जो चाय की चुस्कियां ले रही थी, ऋषि के तेवर देखकर सकपका गई। क्या हुआ दामाद जी, सुबह सुबह इतना गुस्सा? अर्शी ने अपनी वही पुरानी मिठास घोलने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने बिना कोई भूमिका बनाए सीधा वार किया। अनिरुद्ध बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है मॉम, उस लॉकर के बारे में भी और उस फाइल के बारे में भी जो आप 10 साल से छुपा रही हैं। अर्शी के हाथ से चाय का कप छूट कर गिर गया। छन की आवाज ने पूरे कमरे में गूंज पैदा कर दी। अदिति जो दरवाजे पर खड़ी थी ये सुनकर सन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि किस फाइल की बात कर रहा है। अर्शी ने हकलाते हुए कहा, कैसी फाइल? अनिरुद्ध का दिमाग खराब हो गया है जेल में, वो कुछ भी बकता है। ऋषि ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मुझे वो दीवार चेक करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, है ना? ऋषि तेजी से उस बड़ी तस्वीर की तरफ बढ़ा जो अनिरुद्ध और अर्शी की शादी की थी। अर्शी चिल्लाई, नहीं ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्शी का ये डर ऋषि के शक को यकीन में बदल गया। ऋषि ने तस्वीर को दीवार से हटाया। वहां सचमुच एक पुराना सेफ था जो दीवार में चुनवाया गया था। अर्शी अब गिड़गिड़ाने लगी। अदिति भी कंफ्यूज थी। ऋषि ने अर्शी से चाबी मांगी। अर्शी ने मना कर दिया। ऋषि ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसके बट से सेफ के लॉक पर वार किया। वो एक पुराना लॉक था, 2-3 वार में ही टूट गया। जैसे ही सेफ का दरवाजा खुला, अंदर से एक लाल रंग की डायरी और एक पेन ड्राइव मिली। ऋषि ने वो डायरी खोली। वो अनिरुद्ध की डायरी थी। उसमें लिखी हर बात चीख चीख कर अर्शी के गुनाह और अनिरुद्ध की मजबूरी बयान कर रही थी। उसमें लिखा था कि कैसे 10 साल पहले अर्शी ने बिजनेस के लालच में अपने ही पार्टनर का कत्ल करवाया था और इल्जाम अनिरुद्ध पर डालने के लिए नकली सबूत तैयार किए थे। अनिरुद्ध ने ये इल्जाम इसलिए लिया था क्योंकि अर्शी ने धमकी दी थी कि अगर वो जेल नहीं गया तो वो झनक को जान से मार देगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अदिति ने डायरी ऋषि के हाथ से छीन कर पढ़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस माँ को वो देवी मानती थी वो असल में एक कातिल थी, और जिस पिता को वो नफरत करती थी उसने अपनी सौतेली बहन झनक को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अदिति का पूरा वजूद हिल गया। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अर्शी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही ऋषि ने कहा कि अर्शी बोस यू आर अंडर अरेस्ट, अर्शी ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने अपनी ही बेटी अदिति की कनपट्टी पर बंदूक रख दी। जी हाँ दोस्तों, अर्शी ने अपनी लाडली बेटी को ही ढाल बना लिया। पीछे हट जाओ ऋषि, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। अर्शी की आंखों में पागलपन था। ऋषि हैरान था। अदिति तो जैसे बुत बन गई थी। अपनी ही माँ के हाथों में अपनी मौत का सामान देखकर अदिति का दिल टूट गया। इसी अफरा तफरी के बीच घर के मुख्य दरवाजे पर एक आहट हुई। सबने पलटकर देखा। वहां झनक खड़ी थी और वो अकेली नहीं थी। उसके साथ मीडिया के कैमरों का हुजूम था। झनक ने कहा, खेल खत्म अर्शी बोस, अब पूरी दुनिया देखेगी असली चेहरा। क्या ऋषि अदिति को बचा पाएगा? क्या झनक और ऋषि मिलकर अर्शी को सलाखों के पीछे पहुंचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदिति जो अब तक झनक से नफरत करती थी, इस धोखे के बाद अपनी बहन का साथ देगी? ये सब मैं आपको बताऊंगी अगले और भी धमाकेदार हिस्से में। अनिरुद्ध ने जब अपनी दोनों बेटियों झनक और अदिति को एक साथ देखा तो उसकी चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसने कमरे का सारा तनाव खींच लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्विस्ट था। अदिति, जो हमेशा अपने पिता को कोसती थी, आज उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो दरवाजे पर ही खड़ी थी, शर्मिंदा और टूटी हुई।
उसे अपने किए पर इतना पछतावा था कि उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अनिरुद्ध, जिसका दिल समंदर से भी बड़ा है, उसने कांपते हुए हाथ से इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, अदिति, मेरी बच्ची, पास आओ। ये सुनते ही अदिति का सब्र टूट गया। वो दौड़कर अनिरुद्ध के पैरों में गिर गई और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। सेट पर इस सीन को फिल्माते वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। अदिति रोते हुए कह रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए डैड, मैंने मॉम की बातों में आकर आपको वो राक्षस समझा जो आप कभी थे ही नहीं। मैंने अपनी ही बहन को नफरत दी, उस बहन को जिसने आज मेरी जान बचाई। अनिरुद्ध ने बड़ी मुश्किल से उठकर अदिति के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी गलती नहीं थी बेटा, जहर तो अर्शी ने घोला था, तुम तो बस एक मोहरा थी। वहीं दूसरी तरफ झनक खड़ी थी, जिसके कंधे पर पट्टी बंधी थी। ऋषि, जो अब तक खामोश था, उसने अनिरुद्ध और अदिति के इस मिलन को देखा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार झनक पर जा रही थी। ऋषि के दिल में एक अजीब सी कसक थी। उसे एहसास हो रहा था कि जिस झनक को उसने 10 साल पहले गलत समझकर छोड़ दिया था, वो आज भी उतनी ही पवित्र और निस्वार्थ है। झनक ने जब देखा कि अदिति माफ़ी मांग रही है, तो उसने आगे बढ़कर अदिति को कंधों से पकड़ा और उठाया। ये शो के इतिहास का वो पल था जब दो सौतेली बहनें सौतन के रिश्ते को पीछे छोड़कर बहन के रिश्ते में बंध रही थीं। झनक ने अदिति के आंसू पोंछे और कहा, जो हुआ उसे भूल जाओ अदिति, अब हमें डैड के लिए एक होना होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ड्रामा तो ऋषि, अदिति और झनक के बीच के रिश्ते का सुलझना बाकी था। अनिरुद्ध ने ऋषि को अपने पास बुलाया। ऋषि ने सर झुकाकर अनिरुद्ध से माफ़ी मांगी कि एक पुलिस वाला होकर भी वो सच नहीं देख पाया। अनिरुद्ध ने ऋषि का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर अदिति का हाथ ऋषि के हाथ पर रख दिया। अनिरुद्ध ने कहा, ऋषि, अब अर्शी जेल में है, अदिति अकेली पड़ गई है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, उसका साथ मत छोड़ना। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। ऋषि की आंखों में एक सवाल था, और झनक का क्या? क्या झनक फिर से अकेली रह जाएगी? मैंने सेट पर देखा कि ऋषि की नज़रें झनक से जवाब मांग रही थीं। क्या ऋषि अदिति को छोड़कर झनक के पास जाएगा? लेकिन यहाँ झनक में वो फैसला लिया जिसने उसे शो की असली हीरोइन बना दिया। झनक ने मुस्कुराते हुए ऋषि से कहा, ऋषि, डैड सही कह रहे हैं, अदिति अब बदल चुकी है, उसे अर्शी के पापों की सज़ा मत देना, तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करो। झनक का ये त्याग देखकर ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि झनक का प्यार पाने के लिए शायद उसकी अपनी तकदीर ही छोटी पड़ गई थी। ऋषि ने भारी मन से अनिरुद्ध से वादा किया कि वो अदिति का ख्याल रखेगा, लेकिन उसकी आंखों ने झनक से वो अनकहा वादा भी किया कि उसके दिल के एक कोने में हमेशा झनक ही रहेगी। इसके बाद शो में आता है 6 महीने का एक छोटा सा लीप। हम देखते हैं कि बोस हाउस, जो कभी अर्शी की साजिशों और नफरत का किला था, अब पूरी तरह बदल चुका है। घर के आंगन में पूजा हो रही है। अनिरुद्ध अब पूरी तरह स्वस्थ है और घर की कुर्सी पर बैठा है। उसके एक तरफ अदिति है, जो अब एक संस्कारी और समझदार बहू और बेटी बन चुकी है, और दूसरी तरफ झनक है, जो अब एक बहुत बड़ी डांसर बन चुकी है और अपने पिता का नाम रोशन कर रही है। क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि जेल की सलाखों के पीछे अर्शी पागल हो चुकी है। वो दीवार पर अनिरुद्ध का नाम लिखती है और मिटाती है। उसे अपने किए की सज़ा मिल रही है। वहीं बोस हाउस में ऋषि, अदिति, अनिरुद्ध और झनक एक साथ खड़े हैं। झनक ने शादी नहीं की है। उसने अपना जीवन अपने पिता और अपनी कला को समर्पित कर दिया है। आखिरी सीन में झनक कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो कहती है कि ज़रूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी का अंत शादी हो। कभी कभी प्यार का असली मतलब त्याग और परिवार की खुशियाँ होता है। तो दोस्तों, ये था झनक के आने वाले महा एपिसोड का पूरा लीक। एक तरफ अर्शी का अंत, अनिरुद्ध की रिहाई, और दूसरी तरफ झनक का महान त्याग। फिल्म सिटी के सूत्रों का कहना है कि इस ट्रैक के बाद टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या ऋषि को झनक के पास वापस जाना चाहिए था, या झनक ने जो किया वो सही था? मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।